आज के इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करने वाले हैं जहां फाइनेंशियल पैरालिसिस से निकलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टॉक मार्केट में कदम रखा जा सकता है। अक्सर 40 या 50 के दशक तक आते आते एक अच्छी खासी बचत जमा हो जाती है, मान लीजिए $1,00,000, लेकिन शेयर बाजार का बिल्कुल अनुभव नहीं होता। तो शुरुआत कैसे की जाए? ये एक्सप्लेनर बिल्कुल उन्हीं शुरुआती निवेशकों के लिए एक शानदार रोड मैप है जो अपने पैसों को सही दिशा देना चाहते हैं। चलिए सीधे आज के एजेंडा पर आते हैं और इस सफर के एक एक कदम को समझते हैं। आज हम बात करेंगे पहला, नकद का खतरा। दूसरा, निवेश से पहले की नींव। तीसरा, फायर स्टाइल चुनना। चौथा, टारगेट नंबर की गणना। पांचवा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। और आखिर में पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, नकद का खतरा यानी महंगाई का अदृश्य खतरा। बैंक के किसी आम सेविंग्स या चेकिंग अकाउंट में $100,000 जैसी बड़ी रकम वैसे ही छोड़ देना किसी डेंजर जोन में रहने जैसा है। क्यों? क्योंकि वहां मिलने वाला 0.01% का मामूली ब्याज महंगाई का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। $55,000 का ये आंकड़ा एक कड़वी सच्चाई को दिखाता है। अगर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर 3% रहती है तो 20 सालों में उस $100,000 की परचेजिंग पावर घटकर लगभग आधी रह जाएगी। बिना एक भी पैसा खर्च किए उसकी कीमत खत्म हो रही है। लेकिन चलिए अब इसके बिल्कुल उलट पहलू को देखते हैं। अगर उसी $100,000 को वैसे ही छोड़ने के बजाय लगभग 10% के एवरेज एनुअल रिटर्न पर 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो वो $732,000 के एक विशाल बैलेंस में बदल सकता है। पिछले आंकड़े और इसमें जमीन आसमान का अंतर है ना? यही तो कंपाउंड ग्रोथ का असली जादू है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, निवेश से पहले की नींव यानी सफलता के लिए तैयारी। शेयर बाजार में एक सिंगल डॉलर लगाने से पहले भी कुछ बहुत ही जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है। इसे एक मजबूत फाउंडेशन बनाने जैसा समझिए। पहला कदम है किसी भी हाई इंटरेस्ट डेट को चुकाना, जैसे कि 7 से 12% इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड्स। इसे चुकाते ही मैथमेटिकली एक तुरंत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI मिल जाता है। दूसरा कदम है 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये इसलिए जरूरी है ताकि परिवार में कोई अचानक जरूरत पड़ने पर या बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए हमेशा हाई लिक्विडिटी मौजूद रहे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, फायर स्टाइल चुनना, अपनी मंजिल तय करना। देखिए, बिना किसी मंजिल के रैंडम इन्वेस्टिंग करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसलिए फायर को समझना बहुत जरूरी है। फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, ये इस विचार को एक नई ऊर्जा देता है कि रिटायरमेंट सिर्फ उम्र का कोई पड़ाव नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल माइलस्टोन है। एक ऐसी आर्थिक आज़ादी का लक्ष्य जहां यह तय किया जा सके कि कब, कहां और कैसे काम करना है। अब फायर लाइफस्टाइल के भी कई अलग अलग रूप हो सकते हैं। ट्रेडिशनल फायर में पोर्टफोलियो से आम खर्चे आसानी से निकलते रहते हैं। लीन फायर में बहुत ही किफ़ायती और कम खर्च वाली जिंदगी जीनी होती है। बरिस्टा फायर बड़ा दिलचस्प है। इसमें काम करना एक मजबूरी नहीं बल्कि चॉइस होती है, जैसे युवाओं को पढ़ाना या किसी कम्युनिटी या कॉफ़ी शॉप में पार्ट टाइम काम करना। और जियो फायर का मतलब है ऐसी जगहों पर बस जाना जहां जीवन यापन की लागत कम हो, जैसे कि ताइवान जैसी कोई खूबसूरत जगह। तो चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं, टारगेट नंबर की गणना। आखिर इस रिटायरमेंट का गणित क्या है? अपनी पसंद की फायर लाइफस्टाइल के लिए कितना बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए, इसकी कैलकुलेशन के लिए द 4% रूल एक बेहतरीन शुरुआत है। ये एक ऐसी विड्रॉल स्ट्रैटेजी है जहां हर साल अपने पोर्टफोलियो से 4% पैसा सुरक्षित रूप से निकाला जा सकता है और पोर्टफोलियो का मूलधन फिर भी समय के साथ बढ़ता रहता है। इसे अपने आंगन में लगे एक सेब के पेड़ की तरह समझिए। चाहे कितने भी सेब तोड़ लें, पेड़ हमेशा बढ़ता रहता है और नए फल देता रहता है। और इसी से मिलता जुलता है रूल ऑफ 25। रूल ऑफ 25, इसे समझना बड़ा आसान है। सबसे पहले वर्तमान मासिक खर्चों को ट्रैक करना होता है, फिर वार्षिक खर्चा निकालने के लिए उसे 12 से गुणा कर लिया जाता है और उसके बाद अपना टारगेट पोर्टफोलियो जानने के लिए उस वार्षिक खर्च को 25 से गुणा कर दें। उदाहरण के लिए, अगर सालाना खर्चा $80,000 है तो ट्रेडिशनल फायर को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए $2 मिलियन के पोर्टफोलियो की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं सेक्शन 5, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, निष्पादन और मनोविज्ञान। जब $1,00,000 जैसी बड़ी रकम मार्केट में लगानी हो तो किसी भी नए निवेशक को उतार चढ़ाव देखकर डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है।
इसी डर को दूर करने के लिए डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का तरीका अपनाया जाता है। एक ही बार में पूरा पैसा डालने के बजाय हर महीने एक छोटी और तय रकम जैसे $10,000 इन्वेस्ट की जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक स्विमिंग पूल में सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरने जैसा है। ये पैनिक होने से बचाता है और जब मार्केट में उतार चढ़ाव होता है तो एक बहुत ज़रूरी इमोशनल कंफर्ट देता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 6, पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर करना। शुरुआती आवंटन कैसा होना चाहिए? ये एग्जीक्यूशन का फाइनल स्टेज है जहां फंड को अलग अलग एसेट कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक शुरुआती निवेशक के लिए जो मार्केट से थोड़ा घबराता है, उसके लिए एक परफेक्ट और स्ट्रेस टेस्टेड एलोकेशन कैसा दिखेगा? मान लीजिए $9,000 से शुरुआत करनी है, तो इसका सबसे आसान तरीका है इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटना। 33.3% स्टेबल ETFs में, 33.3% ग्रोथ ETFs में और 33.3% इनकम ETFs में। तो स्टेबल ETF क्या होते हैं? ये अमेरिका की टॉप 500 कंपनियों को, जिसे S&P 500 कहते हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड मार्केट को ट्रैक करते हैं। SPYM या VT फंड्स इसके आम उदाहरण हैं। इनका हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न हमेशा 10% के आसपास घूमता है। ये किसी भी पोर्टफोलियो को एक बहुत ही सॉलिड और बैलेंस्ड बेस या नींव प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ और इनकम ETF के बीच का फर्क समझना बड़ा जरूरी है। QQQM जैसे ग्रोथ ETF में वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। 5 साल की ग्रोथ जबरदस्त होती है, लेकिन इनका डिविडेंड 0.46% जैसा काफी कम होता है। याद रहे, 2022 में यही टेक हेवी ग्रोथ ETF $162 से गिरकर डायरेक्ट $160 पर आ गए थे। ये थोड़ा डरावना हो सकता है। वहीं SCHD जैसे इनकम ETF कम उतार चढ़ाव वाले होते हैं, स्टेबल ग्रोथ देते हैं और इनका डिविडेंड पे आउट लगभग 3.29% के साथ काफी अच्छा होता है। ये लगातार कैश जनरेट करने की एक स्थिर प्रकृति रखते हैं। हर बार जब मार्केट में गिरावट आती है, हम हमेशा वापस ऊपर ही जाते हैं। मार्केट में पुलबैक या मंदी आना बिल्कुल नॉर्मल है। जब मार्केट गिरती है तो ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा इमोशनल रिएक्शन कैसा है। जो शांत रहते हैं वो गिरे हुए दामों पर सस्ते में शेयर्स उठा लेते हैं, और जो घबरा जाते हैं वो अपने आगे के पोर्टफोलियो एलोकेशन को ज़्यादा सुरक्षित विकल्पों की तरफ मोड़ सकते हैं। तो इस चर्चा के अंत में विचार करने के लिए एक बड़ा सवाल, वो आखिरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइफस्टाइल जिसे पाने की चाहत है, वो आखिर दिखती कैसी है? ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये तय करने के बारे में है कि भविष्य का जीवन कैसा होगा। इस पूरे रोडमैप का इस्तेमाल करके एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान तैयार किया जा सकता है। ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, लेकिन उम्मीद है कि ये निवेश की दुनिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का रास्ता जरूर साफ कर देगा।